हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को समझने से पहले एक ये क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते क्यों है, ठीक है। उससे पहले हम ये समझते हैं। तो देखो, इस चीज़ को ध्यान से समझो। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिससे अर्थ पे स्पीसीज मेंटेन रहती है। जैसे आज इंसान है तो इंसान तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब इंसान रिप्रोड्यूस करे। अगर आज रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है सारे जीवों के अंदर, तो आने वाले कुछ समय के बाद वो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया से समाप्त हो जाएगी, ठीक है, और वो स्पीसीज ही ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। इसलिए रिप्रोडक्शन इस अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करना होता है। ये सब आप करोगे। देखो, वाट एवर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑब्वियस दैट द नोटिस द ऑर्गेनिज्म दे रिप्रोड्यूस नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर काइंड। देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसको हम लोग इनफर्टाइल बोलते हैं। इट इज डाउटफुल दैट द वंडर हैव नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस। अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ही बना होगा। इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सिंगल स्पीसीज दैट पेयरिंग देम टू हैव नोटिस। हाउ डू वी know that the different individual organisms belonging to the same species usually we say because they look similar each other, thus the reproducing organism can create the new individual like। देखो, एक चीज़ ध्यान से सुनो कि रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे दो एलिफेंट है, मैटिंग किया, तो उसके बाद जो बनेगा ना, तो वो भी एलिफेंट ही होगा। क्लियर। हाँ, तो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। देखो आगे है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देम सेल्फ। यहाँ पर एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या ऑर्गेनिज्म अपने जैसे एग्जैक्ट कॉपी को तैयार करती है। तो इसका आंसर है नो, ठीक है। ये एग्जैक्ट 100% सेम कॉपी को तैयार नहीं करती है। क्लियर। तो ये डिपेंड करता है कि ये रिप्रोडक्शन कौन सा है। तो आगे चल के हम दो तरह के रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला होगा एसेक्सुअल और दूसरा होगा सेक्सुअल। इसका आंसर अच्छे से समझना है तो ये चीज़ देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एग्जैक्ट सेम कॉपी होता है, यस। लेकिन एसेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। क्लियर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं है और ये एग्जैक्ट कॉपी क्यों है, तो इसको समझते हैं। आगे देखना, ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। जैसे मान लो एक कपल है, उसके दो बच्चे हैं, ठीक है। तो दोनों बच्चे हो सकता है वो अलग अलग है, मतलब सेम जैसा दिखे, लेकिन एग्जैक्ट 100% सेम कुछ कंडीशन को छोड़ दे तो नहीं हो सकता है। जैसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ही 100% सेम होता है, बाकी उसका जो डीएनए होता है ये सभी डिफरेंट होता है, दोनों का अलग अलग होगा। तो ये देखने में बॉडी डिजाइन से सिमिलर दिखेगा। इफ बॉडी डिजाइन आर नॉट बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर नहीं भी है तो ब्लूप्रिंट सिमिलर होगा, यानी कि जैसे अगर इंसान है तो 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, 2 कान होगा, एक माउथ होगा, एक नाक होगा, ये सभी चीज़ें। क्लियर। द रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट बेसिक लेवल will involve in the making of the copies of the blueprints of the body design. In class 9th we learn that the chromosome in the nucleus of a cell contains information of the inheritance। देखो, इनहेरिटेंस का मतलब समझो क्या होता है। पहली बात सुनो, इसमें इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम जो होता है न्यूक्लियस में होता है और उसमें इनहेरिटेंस जो होता है मतलब इन्फॉर्मेशन रहता है। अब इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है ना, मतलब जो भी कैरेक्टर है। जैसे ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने कि मतलब एक, जैसे मान लो एक कैट है, ठीक है, और एक फीमेल कैट है। मेल कैट और फीमेल कैट आपस में रिप्रोड्यूस किया तो डॉग बन गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। डॉग ने रिप्रोड्यूस किया तो टाइगर बन गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। जब डॉग रिप्रोड्यूस करेंगे तो डॉग ही बनेगा, कैट रिप्रोड्यूस करेंगे तो कैट ही बनेगा, टाइगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो टाइगर ही बनेगा। क्लियर। इंसान रिप्रोड्यूस करेंगे तो इंसान ही बनेगा। क्लियर। तो ये चीज़ होता है इनहेरिटेंस की वजह से। तो गैमेट्स जब बनते हैं तो गैमेट्स में क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन होता है
कि ये इंसान है, इंसान जैसा बनाना है इसको, ये डॉग है, डॉग जैसा बनाना है, ये कैट है, कैट जैसा बनेगा, ये टाइगर जैसा बनेगा। क्लियर? तो ये सभी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। डीएनए से ही क्रोमोसोम बनता है। अब द फीचर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। याद रखना, आप डीएनए का फुल फॉर्म याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना डीएनए का। आरएनए का फुल फॉर्म भी याद रखना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें बस डीऑक्सी हटा देना है, डीऑक्सी डीएनए में होगा और आरएनए में केवल राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आगे देखना, डीएनए मॉलिक्यूल होता है। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ना वो डीएनए के पास होता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन बदल जाता है तो प्रोटीन अलग तरह का बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखो। देखो सुनो, होता क्या है, इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफर होता है ना, जो भी कैरेक्टर रहता है वो सबसे पहले डीएनए में रहेगा, उसके बाद डीएनए से आरएनए बनाएगा इन्फॉर्मेशन कॉपी करके, और आरएनए से बनाएगा ये प्रोटीन। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। क्लियर? आगे देखो, द डिफरेंट प्रोटीन विल बी इवेंचुअली लीड टू द बॉडी डिजाइन। तो किस ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन कैसा होगा, वो कौन बनाता है ऐसा? तो ये प्रोटीन का काम होता है कि बॉडी डिजाइन कैसा बनाना है, इंसान बनाना है, डॉग बनाना है, कैट बनाना है, क्या बनाना है। क्लियर? हाँ, या बनाना है, या मान लो प्लांट है तो एप्पल बनाना है, स्ट्रॉबेरी बनाना है, या मैंगो बनाना है, या कुछ भी ले लो। ठीक है, तो जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं उस सब में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है डीएनए से आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन के अंदर। क्लियर? देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ द डीएनए कॉपी। रिप्रोडक्शन का जो बेसिक इवेंट होता है उसमें हम लोग डीएनए की कॉपी को तैयार करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि डीएनए से डीएनए ही बन रहा है। क्लियर? तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। सेल्स यूज द केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड देयर कॉपीज ऑफ डीएनए। सेल केमिकल रिएक्शन करते हैं और डीएनए का कॉपी बनाते हैं। दिस क्रिएट्स द टू कॉपीज ऑफ डीएनए इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। देखो, डीएनए का कॉपी बनेगा और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। सिंपल समझो, एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएगा। कीपिंग द वन कॉपी ऑफ द डीएनए इन द ओरिजिनल, ये सब समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है जैसे कि एक डीएनए है, हमें पेज चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक डीएनए है, ये और इससे हम क्या किए, दो डीएनए तैयार कर लिए। ठीक है, तो ये दो डीएनए हो गए। यही कहलाता है डीएनए से डीएनए का बनना, रिप्लिकेशन। अब कैसे करता है वो मैकेनिज्म हमको नहीं सीखना। क्लियर? आगे देखो इन्होंने क्या लिखा। आगे लिखा है, बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेस। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल डीएनए बाहर निकल गया तो वो अपने लाइफ को मेंटेन कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देयरफॉर द डीएनए कॉपिंग एज कंप्लीट बाय द क्रिएशन ऑफ द एडिशनल सेलुलर apparatus, then the DNA copies separate, each of its will own the apparatus effectively at the cell divides। देखो, इसमें ये बता रहा है वो, जैसे एक सेल है, ठीक है, और इसे दो सेल बनना है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो पहले तो डीएनए बट जाएगा अलग अलग, और डीएनए बटने के बाद उसका न्यूक्लियस भी बटेगा। क्लियर? और न्यूक्लियस बटने के बाद सेल डिवाइड कर जाएगा, तरीके से ये डिवाइड कर जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे हमारा दस द टू सेल्स हैव द कोड सिमिलर बट दे लाइकली टू एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। देखो, इस तरीके से जब एक डीएनए से दो डीएनए बनता है ना, तो ये सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, 100% आइडेंटिकल नहीं होगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल डिपेंड अपॉन हाउ एक्यूरेटली कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। तो इसका आंसर होता है कि आखिर ये किस तरह से कॉपी हो रहा है। फिर आंसर बता रहा है, नो biological chemical reaction is absolutely reliable, therefore it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations in each time। देखो, जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है ना, एक डीएनए से मान लो एक डीएनए ये, जब इससे दो डीएनए बनेगा ना,
तो ये 100% सेम नहीं होगा, ये इसके 100% सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा। पेरेंट जैसा था ऑफस्प्रिंग वैसा नहीं होगा। क्लियर? इससे इसमें वेरिएशन हो जाता है, वैरी कर जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है कुछ ना कुछ। क्लियर? आगे देखना, एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर, मतलब सिमिलर तो होगा कि वो भी डीएनए है, लेकिन डीएनए अलग तरह का है, उसमें इंफॉर्मेशन अलग है, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल। देखो सिमिलर और आइडेंटिकल का मतलब मैंने अच्छे से बताया हुआ है। सिमिलर का मतलब देखने में हो सकता है समान है, ठीक है, लेकिन आइडेंटिकल का मतलब होता है 100% सेम, उसमें कुछ अंतर नहीं, ठीक है। ऑन द ओरिजिनल मतलब आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ये कहा गया। सम ऑफ दीज इंडिविजुअल्स माइट बी ऑफ द ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क इन द सेलुलर एपरेटस, इट इज इट्स इनहेरिट्स का मतलब हुआ वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। सच न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई। सिंपल तरीके से ये समझना है हमको कि केवल अकेला डीएनए नहीं रह पाएगा, उसके बाहर एपरेटस होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल मे बी अदर वेरिएशंस इन द डीएनए कॉपीज दैट वुड नॉट लीड टू द सच ड्रास्टिक आउटकम, दस सर्वाइविंग cells are similar but different from each other. This the tendency of the variation during the reproduction on the basis of the evolution we will discuss in next chapter। देखो इसमें वो कहा है ये जो डीएनए में वेरिएशन होता है ना, ये वेरिएशन ही कारण होता है एवोल्यूशन का। जैसे हम लोगों ने सुन रखा है एवोल्यूशन में सबसे पहले चिंपैंजी था, चिंपैंजी से धीरे धीरे मतलब मैन, चिंपैंजी फिर बंदर, फिर धीरे धीरे मैन का एवोल्यूशन हुआ है। अचानक मैन नहीं बन गया, ठीक है, एवोल्यूशन हुआ है तो धीरे धीरे हुआ है। तो देखो उसके अंदर धीरे धीरे डीएनए के अंदर बदलाव हुआ होते होते हजारों करोड़ों साल के अंदर बाद में जाके इंसान बना है, ठीक है। तो बहुत बदलाव हुआ है। तो ये बदलाव कैसे होता है? वो डीएनए में वेरिएशन की वजह से होता है। क्लियर? अब देखो वेरिएशन का मतलब क्या है पहले, उसके बाद हमें समझना है कि इसका इंपॉर्टेंस है क्या। तो वेरिएशन वर्ड का मतलब वेरी क्लियर है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, बदलाव, ठीक है। जैसे देखो पेरेंट है, माता पिता है, उसके जो भी बच्चे होते हैं तो अपने पेरेंट के 100% सेम नहीं होता। आप चेहरा मिला के देखोगे कि हाँ ये मम्मी पे गई है, ये पापा पे गया है, ठीक है, या कोई किसी पे गया है। अब बाहर से उसका मॉर्फोलॉजी मतलब बॉडी डिजाइन देख के बता रहे हो कि उससे ही मैच कर रहा है। क्लियर? लेकिन क्या ये 100% पापा जैसा ही दिखता है या 100% मम्मी जैसी ही दिखती है? ऐसा तो नहीं होता। तो दोनों अलग अलग है, मतलब मदर फादर का जो भी गैमेट्स फ्यूज हुए तो उसमें डीएनए मिला है और एक नया तीसरा तरह का क्रिएट हुआ है। क्लियर? जिसकी वजह से वो उसमें दोनों का कैरेक्टर है। ये चीज़ क्लियर हुआ? लेकिन हाँ वो दोनों से अलग भी है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो उसमें जो बदलाव हो जाता है ना धीरे धीरे, वही वेरिएशन कहलाता है। और ये वेरिएशन जब बहुत लंबे समय तक होता है तो यही रूप लेता है इवोल्यूशन का, ठीक है। आगे देखना इंपॉर्टेंस क्या है इसका। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेस और निचेज का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना एक्टिविटी कहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसका हैबिटेट क्या है। जैसे मान लो एक छिपकली है हमारे घर में, ठीक है, तो छिपकली का क्या होगा, वो हमारे दीवारों पर रहती है, ठीक है, इधर उधर घूमती है, इंसेक्ट सबको खाती है, तो वो उसका नीके हो गया। ये पूरा रूम जो है ना, ये उसका नीके है। रूम में जहाँ भी इंसेक्ट सब होगा वो वहाँ पर जाके खा लेगी, तो उसका नीके है कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, किस स्थान पर वो रहती है, वो है। क्लियर? इन द इकोसिस्टम का मतलब होता है एक और मतलब बायोटिक और एबायोटिक का कॉम्बिनेशन इकोसिस्टम कहलाता है। पढ़ेंगे आगे क्या होता है। यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस the consistency of DNA copying during the reproduction is important for the mechanism maintenance of the body design। देखो बॉडी डिजाइन को मेंटेन करना है तो डीएनए को कॉपी होना ही पड़ेगा। क्लियर? जैसे मान लो गैमेट्स बनते हैं, जैसे स्पर्म और ओवा बनते हैं, तो उसमें भी तो डीएनए आएगा ना। डीएनए आएगा कहाँ से? तो पुराने डीएनए से ही नया डीएनए बनता है, ठीक है। इसीलिए डीएनए का कॉपी होना बहुत जरूरी है। दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज द पर्टिकुलर नीके का मतलब हम समझ चुके हैं कि मतलब फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर एरिया या हैबिटेट बोलो, जहाँ पर वो रहते हैं, खाते पीते सब। क्लियर? रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। मतलब किसी भी स्पीसीज को स्टेबल रहना है, मतलब उस पर जैसे इंसान है आज, तो आज से 100 साल पहले 400 साल पहले भी इंसान था और अभी भी है और 400 साल बाद भी रहेगा अगर कुछ नहीं हुआ
तो ये कैसे रह पा रहा है? इंसान का जीवन काल तो 800 साल का नहीं होता है, 75-80 साल का होता है। तो वो एक काम करता है जिसकी वजह से धरती पर उसका मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो है रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को स्टेबल करके रखता है। क्लियर? किसी भी स्पीसीज का। हाउएवर नीचेज कैन चेंज, मतलब उसका हैबिटेट बदल सकता है बिकॉज ऑफ द रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मतलब किसी कारण से नीचे चेंज हो जाता है, नीचे मतलब हैबिटेट तब, तो उसका देखो अलग अलग कंडीशंस आएगा, जैसे टेम्परेचर अलग हो सकता है, टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन, मतलब वो एक एरिया छोड़ के अगर दूसरे एरिया में चला गया ऑर्गेनिज्म तो वहाँ का टेम्परेचर हो सकता है ज़्यादा हो जाए या हो सकता है कम हो जाए। वाटर लेवल कैन वेरी, मतलब वहाँ का पानी अलग हो सकता है। और देयर कुड बी meteorite hits, I think the few of example, if the population of reproducing organism were suited to a particular niche and niche were drastically altered, मतलब वो जिस एरिया में रहता था वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट तरह के एरिया में चला गया, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, तो वहाँ पर पॉपुलेशन मतलब उसके बिल्कुल ड्रास्टिकली अलग है, हार्श हैबिटेट है, तो वहाँ पर बदलाव हमको देखने को मिलेगा। However, if some of the variation were to be present in the few individual of the population, देखो अब वहाँ पर गया है तो वहाँ पर एग्जिस्ट करने के लिए, रहने के लिए जैसा नेचर है वहाँ का उसके अकॉर्डिंग उसको अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, और जो कर पाएगा वो वहाँ पे रह पाएगा, और जो नहीं कर पाएगा ऐसा बदलाव वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? देयरफॉर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव, मतलब कुछ चांस है, अगर अपने आप में बदलाव कर लिया तो वहाँ पे वो रह पाएगा, और बदलाव नहीं कर पाया तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर? जैसे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी होगी तभी वो वहाँ पर रह पाएगा। क्लियर? आगे देखना, मतलब वो डेवलपमेंट उसका बहुत लंबे समय में आएगा। इफ़ देयर वेयर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन द टेम्परेट वाटर्स एंड द वाटर टेम्परेचर वेयर टू बी इंक्रीज्ड बाय द ग्लोबल वार्मिंग, देखो मान लो बहुत सारा बैक्टीरिया है वो टेम्परेट वाटर में रह रही है, मतलब पानी में रह रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया पानी का, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वुड डाई, तो बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा होगा जो अपने आप में चेंज करेगा, वेरिएशन करेगा, ठीक है, और वो उस टेम्परेचर में आराम से रहने के अकॉर्डिंग एडॉप्ट हो जाएगा। क्लियर? मतलब वैसे कंडीशन के हिसाब से अपने आप को वो बदल लेगा। क्लियर? कुछ ऐसा बैक्टीरिया होगा जो अपना नया वैरायटी तैयार करेगा, तो उसमें वेरिएशन है तो वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर पाएगा। लेकिन जो हाई टेम्परेचर में रहने के अकॉर्डिंग अपने आप में नहीं बदल पाया तो वहाँ पर नहीं रह पाएगा। डार्विन का भी यही सिद्धांत था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो नेचर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फिट होगा ना वही सर्वाइव करेगा, है ठीक है, फिट है, रिप्रोडक्टिवली फिट है, तो वहाँ पर सर्वाइव करेगा और बाद बाकी खत्म हो जाएगा। वेरिएशन इज दस द यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम, इसीलिए वेरिएशन स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, लास्ट में देखेंगे हम।